नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए किसी पर्व से कम नहीं है। आज भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से 7 बार के सांसद पंकज चौधरी को निर्विरोध यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुना गया है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की अंतिम तिथि शनिवार दोपहर 3 बजे थी। इस पद के लिए पंकज चौधरी के अलावा किसी अन्य नेता ने नामांकन दाखिल नहीं किया। ऐसे में वह यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के इकलौते उम्मीदवार रहे। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज लखनऊ के पार्टी मुख्यालय में पंकज चौधरी के नाम की औपचारिक घोषणा की। नामांकन प्रक्रिया के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहे और उन्होंने चौधरी के प्रस्तावक के रूप में पर्चा दाखिल किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी प्रस्तावकों में शामिल थे और इनके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही और बेबी रानी मौर्य ने भी पंकज चौधरी का नाम प्रस्तावित किया। आज केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में पंकज चौधरी की ताजपोशी का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश में अब तक 3,15,000 से अधिक किसानों से 19,14,000 मीट्रिक टन धान खरीद हो चुकी है। इसके एवज में किसानों को 4,500 करोड़ से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है। यही नहीं, बाजरा बिक्री करने वाले 35,000 से अधिक किसानों को 421 करोड़ 39 लाख रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में श्रीअन्न की खरीद 1 अक्टूबर से हो रही है। 1 अक्टूबर से पश्चिम उत्तर प्रदेश और 1 नवंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान खरीद हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धान की बिक्री, किसानों को भुगतान, क्रय केंद्र की व्यवस्था आदि को लेकर निरंतर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने किसानों को समय से भुगतान करने का निर्देश दिया है। बहनों और भाइयों, पिछले 8 वर्ष में कृषि विकास की दर को 8.6% से बढ़ा करके 17.7% उत्तर प्रदेश ने पहुंचाया है। गेहूं उत्पादन में 35% योगदान उत्तर प्रदेश देश के अंदर दे रहा है, जो देश में प्रथम है। कुल राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 21% है। देश के कुल गन्ना उत्पादन का 55% अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है, यानी उत्तर प्रदेश इसमें भी देश में नंबर 1 पर है। और हम लोगों ने अभी गन्ना किसानों को सौगात दी है। उनके गन्ने की जो एमएसपी हमने तय की, वो 400 रुपए उत्तर प्रदेश में तय की है। हमारा किसान उससे लाभ ले रहा है। पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 2,92,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान अकेले गन्ना किसानों को किया है। और प्रदेश में 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है। इथेनॉल उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। जो पहले 41 करोड़ लीटर होता था, वह 182 करोड़ लीटर यहां पर उत्तर प्रदेश में उत्पादन हो रहा है। आलू उत्पादन, केला उत्पादन, औद्यानिक फसलें, अन्य ऑर्गेनिक फसलों के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश के अंदर अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। फल और सब्जियों के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश अब देश में नंबर 1 पर है। और उत्तर प्रदेश आज अपने यहां अन्नदाता किसानों को सर्वाधिक किसान सम्मान निधि का लाभ हमारे उत्तर प्रदेश के किसान ले रहे हैं। 2,86,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। किसान को समय पे उन्नत नस्ल का बीज मिले, इसके लिए भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर लखनऊ में एक सीड पार्क को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वह कार्य बहुत शीघ्र आगे बढ़ने जा रहा है। उत्तर प्रदेश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के संकल्प के साथ प्राथमिकता वाले 33 जिलों में आज रविवार से सघन पल्स पोलियो अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान 22 दिसंबर तक चलेगा। योगी सरकार के दिशा निर्देशों से अभियान का मुख्य लक्ष्य 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक देना है। चिन्हित जिलों में 0 से 5 साल तक के 1,33,00,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने 5 साल तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से हर साल पोलियो की खुराक पिलाएं। वहीं आज अभियान के पहले दिन
44,726 बूथ लगाए गए। इसके बाद 22 दिसंबर तक 29,360 टीमें और 10,686 पर्यवेक्षक घर घर जाकर 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगे। नियमित टीकाकरण के महाप्रबंधक डॉक्टर मनोज शुक्ला ने बताया कि उत्तर प्रदेश साल 2010 से पोलियो मुक्त है, लेकिन पड़ोसी देशों से संक्रमण जारी है, इसलिए भारत में समय समय पर ऐसे अभियान चलाना आवश्यक है। अमेठी, अयोध्या समेत 33 जिलों में यह अभियान चलाया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी साली साध्वी सिंह को पत्नी भानवी कुमारी सिंह द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। अदालत ने साथ ही मानहानि के मामले में भानवी के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सौरभ लावानिया की पीठ ने भानवी द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश दिया है। इसमें लखनऊ सीजेएम की अदालत में चल रही आपराधिक कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। अदालत ने राजा भैया और साध्वी सिंह को 2 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते तक नियत की है। यह मामला साध्वी सिंह द्वारा 4 सितंबर 2023 को हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराए गए मुकदमे से संबंधित है। इसमें मानहानि का आरोप लगाया गया था और पुलिस ने बाद में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद सीजेएम ने एक संज्ञान लिया और भानवी को सम्मन जारी किया। कफ सिरप प्रकरण में 38 दवा कारोबारियों को आरोपित बनाए जाने के मामले में कोतवाली पुलिस ने जांच पूरी करने की दिशा में कदम तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। पुलिस तथ्यों के आधार पर अगर चार्जशीट लगा पाई तभी एसआईटी तस्करी के कथित सरगना शुभम का दुबई से प्रत्यार्पण करा पाएगी। विशेषज्ञों की सलाह पर पुलिस ने आरोपित कारोबारियों से मुलाकात कर उन्हें नोटिस तामील कर दिया है और कहा कि आप जवाब दे दें और मजबूत हुए तो आपको आरोपों से मुक्ति मिल जाएगी। काशी जोन के पुलिस उपायुक्त गौरव बंसवाल ने कहा कि पुलिस किसी रूप में व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं करेगी, चूंकि औषधि विभाग ने तहरीर में 38 फर्मों के कारोबारियों के अलावा शुभम और भोला प्रसाद को कफ सिरप तस्करी में आरोपित बनाया है। इसमें जांच तेज गति से पूरी करने के लिए एक दवा कारोबारियों को नोटिस सौंपे गए हैं। एसआईटी के अधिकारी ने बताया कि चार्जशीट के बाद ही हम शुभम को रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर पाएंगे। यूपी के बहराइच में रविवार तड़के पुलिस ने मुठभेड़ में एक लुटेरे को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पैर में गोली लगने से वे घायल हो गया। हालांकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। मौके से लूटी गई मोटरसाइकिल और अवैध असला बरामद हुआ है। मुठभेड़ कोतवाली नानपारा क्षेत्र के हाड़ा बसेरी नहर के पुलिया के निकट हुई। दरअसल कोतवाली क्षेत्र के पुरानी बाजार बाबागंज निवासी जसीम से 8 दिसंबर को मोटरसाइकिल और 5100 रुपए की लूट की गई थी और मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही थी। मुखबिर से सूचना मिली कि लूट की मोटरसाइकिल के साथ 2 आरोपी नेपाल की ओर भागने की फिराक में है। पुलिस ने पुलिया के पास 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया और इस पर आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के बाएं पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा आरोपी मौके से भाग निकला। मुठभेड़ की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डीपी तिवारी और क्षेत्राधिकारी नानपारा पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डीपी तिवारी ने बताया कि घायल आरोपी की पहचान दीपक कश्यप निवासी जनपद श्रावस्ती के रूप में हुई है। उसके कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। दिनांक 8/12/25 को थाना नानपारा में एक व्यक्ति से उसकी मोटरसाइकिल और 51 रुपये लूटने की घटना हुई थी, जिसके संदर्भ में लूट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज उसी घटना से संबंधित एक मुखबिर ने थाना नानपारा पुलिस टीम को सूचना दी कि उससे संबंधित 2 अभियुक्त उक्त घटना में लूटी गई मोटरसाइकिल के साथ नेपाल क्षेत्र निकलने वाले हैं। उक्त सूचना पर तत्काल थाना नानपारा के कोतवाल और उनकी पुलिस टीम हाड़ा बसेरी के पास नहर के पास जो पुलिया है वहां पर चेकिंग लगाए हुए थे। उसी समय एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति जा रहे थे। जब उनको रोका गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर जानलेवा हमले की नीयत से फायर कर दिया। बदले में पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग की कार्रवाई में एक व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगी और उसका दूसरा साथी फरार हो गया है। जिसके बाएं पैर में गोली लगी है उससे पूछताछ में पता चला है उसका नाम दीपक कश्यप है, जो श्रावस्ती का रहने वाला है। उसके पास से घटना में लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है और एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। उसे फिलहाल हॉस्पिटल भेज दिया गया है इलाज के लिए और जो उसका साथी दूसरा भगा हुआ है उसके लिए हम लोग कामबिंग कर रहे हैं और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बहराइच में सरयू के कछार में दहशत का पर्याय बने एक और भेड़िए को वन विभाग ने मार गिराया है। जिले में अब तक 5 भेड़ियों के हमले में 3 महीने में 10 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 5 भेड़िए भी मार दिए गए हैं। कैसरगंज के ग्राम पंचायत गोढ़िया नंबर 4 के
मचरा जरूवा गांव में सुबह करीब 4 बजे दबे पांव पहुंचा भेड़िया। 1 वर्षीय बच्ची आरवी को मां के पास से जबड़े में दबोचकर उठा ले गया। घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मची। खोजबीन हुई लेकिन बच्ची नहीं मिल सकी। दोपहर में खेतों में बच्ची की कुछ हड्डियां बरामद हुई, जिन्हें वन विभाग ने जांच के लिए सुरक्षित कर लिया। और इस घटना के बाद वन विभाग की टीमें लगातार भेड़िए की ट्रैकिंग में जुट गई। और डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि करीब 13 घंटे बाद भेड़िए की लोकेशन सरयू कछार क्षेत्र में मिली। ड्रोन और जमीनी निगरानी के जरिए उसकी गतिविधि पर नजर रखी गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान भेड़िया कछार में दिखाई दिया और उसके बाद शूटरों ने घेराबंदी कर उसे गोली मार दी। डीएफओ ने उसी भेड़िए को मार गिराने का दावा किया है, जिसने जरूवा गांव में भोर में बच्ची का शिकार किया था। इस कार्रवाई से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। अलीगढ़ की हवा में प्रदूषण का स्तर दिल्ली एनसीआर से भी ज्यादा खराब हो गया है, जिसमें जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक 456 दर्ज किया गया है, जबकि दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई 446 रहा। 13 दिसंबर को ही सीजन का पहला कोहरा रहा। इसमें हवा की गुणवत्ता और बिगड़ी और प्रदूषण का बढ़ता स्तर और कोहरे का मिश्रण स्थिति को और भी जटिल बना रहा है। 13 दिसंबर सुबह से लेकर शाम तक हवा जहरीली बनी रही। इसके साथ ही सुबह धुंध छाई रही और इससे दृश्यता काफी कम हो गई। जनजीवन और यातायात की गति धीमी पड़ गई। वैज्ञानिकों ने बताया कि अलीगढ़ में प्रदूषण के बढ़ने का एक मुख्य कारण हवा की रफ्तार का कम होना है। धीमी हवा के चलते प्रदूषण कण वातावरण में ठहर जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अलीगढ़ में धूल के सूक्ष्म कणों का स्तर बहुत अधिक है, जो वायु की गुणवत्ता को लगातार खराब कर रहा है। हालांकि नगर निगम की ओर से सभी चौराहों पर पानी छिड़काव करने वाली मशीनें लगाई गई हैं। सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग कराई जा रही है। डिवाइडरों और फुटपाथों से धूल को हटाया जा रहा है, जिसमें निश्चित रूप से हवा में धूल की मात्रा कम होगी और सुधार होगा। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भेटा मुजावर क्षेत्र में रविवार सुबह लगभग 6 बजे भीषण कोहरे के चलते 6 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में एक स्लीपर बस के चालक की मौत हो गई, जबकि बस कंडक्टर समेत 3 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस दौरान लगभग 1 घंटे तक आवागमन प्रभावित रहा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ते हुए गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। भेटा मुजावर के शादीपुर गाँव के रहे सामने इंटरचेंज पर लखनऊ से आगरा वाली लेन बंद होने से 1.5 किलोमीटर तक दूसरी लेन से ही दोनों का यातायात निकाला जा रहा है। और कोहरे के चलते रविवार सुबह आगरा से लखनऊ जा रहा लोडर अनियंत्रित होकर प्लास्टिक बैरियर से टकराकर पलट गया। कोहरे के चलते पीछे से एक ट्रेलर, स्लीपर बस, आर्टिका कार भी भिड़ गई। गनीमत रही कि वाहन सवारों को चोट नहीं आई। और इस बीच तेज रफ्तार से जयपुर से लखनऊ जा रही सेठी कोच की स्लीपर बस भी ट्रेलर से पीछे से जा घुसी और इसमें बस का कैबिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और चालक राजस्थान के धौलपुर निवासी 50 वर्षीय जितेंद्र पुत्र केसरीवाल और परिचालक हरिओम कैबिन में ही फंस गए। यूपीडा टीम ने दोनों को निकालकर सीएससी बांगरमऊ पहुंचाया। डॉक्टर ने चालक जितेंद्र को मृत घोषित कर दिया और वही परिचालक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस दौरान करीब 1 घंटे जाम लग गया। यूपीडा कर्मियों ने पुलिस की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर आवागमन शुरू कराया। एसओ मुन्ना कुमार ने बताया कि कोहरे के कारण वाहन आपस में टकराए हैं। मृतक के परिजनों को जानकारी देकर बुलाया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।